हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का, यानी कि 8 जनवरी का 2022 का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। प्लीज़ ध्यान से इसको सुनिएगा और नोट्स जो हैं वो साथ साथ बनाते जाइएगा, ताकि रिविज़न करते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है स्टेट ऑफ इंडियाज डैम। इंडिया के जो डैम है जो काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, उनकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि वो, यानी कि उनकी जो हालत ऐसी है कि इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो गिरने की तादाद पर है। ठीक है, उनको रिपेयर करने की आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हमने मुल्ला पेरियार डैम के बारे में डिस्कस किया था, कितने साल पुराना डैम है वो। ठीक है, तो उसकी भी हालत जो है आज के टाइम में बहुत खस्ता है। इसलिए केरला जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है कि उनके द्वारा बात रखी गई है कि इसको रिपेयर किया जाए, पर तमिलनाडु जो है वो इसके बारे में सुन भी नहीं रहा, क्योंकि क्लेम जो किया जाता है मुल्ला पेरियार डैम को, वो तमिलनाडु के द्वारा क्लेम किया जाता है। ठीक है, तो 999 ईयर्स के लिए जो है, जब ये ट्रीटी साइन की गई थी तो तमिलनाडु को ये अलॉट कर दिया गया था मुल्ला पेरियार डैम। ठीक है, तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूज़ जो कैग की रिपोर्ट निकल के आई है, कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो उनकी रिपोर्ट में बोला गया है कि जो गांधी सागर डैम है जो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है चंबल रिवर के ऊपर, उसको इमीडिएट रिपेयर किया जाए, क्योंकि इसकी जो हालत है इस टाइम काफ़ी खस्ता है। ठीक है, तो इसलिए रिपेयर करने की बात की जा रही है कैग के द्वारा। गांधी सागर जो डैम है कहाँ पे? मध्य प्रदेश। कौन सी रिवर पे है? चंबल रिवर के ऊपर है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जो रेगुलर चेक्स जो होने चाहिए, यानी कि रेगुलर इसकी देखनी चाहिए कि डैम जो है कि प्रॉपर वे में फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ड्रेनेज सिस्टम जो है डैम का वो प्रॉपर वे से हो रहा है या नहीं हो रहा। मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं उसको सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, कुछ पास्ट ईयर से। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया जो है हमारी कंट्री जो है 3rd नंबर पर इसका रैंक है वर्ल्ड में बिल्डिंग लार्ज डैम्स की कैटेगरी में। ठीक है, यानी कि लार्जेस्ट डैम्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया जो है, इंडिया का रैंक है 3rd। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डैम जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कहाँ पे पाए जाते हैं? ठीक है, फर्स्ट रैंक बताइएगा और सेकंड भी बताइएगा, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, अगर बात करते हैं 5200 लार्ज डैम जो है वो बनाए गए हैं। अबाउट 1100 लार्ज डैम्स ऑलरेडी पर्पस में है, 50 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, उन डैम्स को जो बन चुके हैं 1100 लार्ज डैम। ठीक है, तो सम जो ओल्डर डैम्स हैं तो 120 ईयर्स पुराने हैं। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा पुराने डैम्स हैं वो 120 साल पुराने हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में। तो अगर बात करें आने वाले टाइम में ये डैम्स की संख्या जो है वो इंक्रीज़ करने की बात की जा रही है 2050 तक, यानी कि 4400 डैम्स जो हैं वो बिल्डअप किए जाएंगे। कब किए जाएंगे? 2050 तक यहाँ पे जो है डैम्स जो हैं वो बिल्ड किए जाएंगे हमारे इंडिया में आने वाले समय में। ओके, अगर बात करें 80% जो है नेशंस लार्ज डैम फेस कर रहा है, प्रोस्पेक्ट बिकम ऑब्सोलीट जो है विल बी 50 ईयर्स ओवर द 150 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अगर बात करें सिचुएशन की, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ मीडियम एंड माइनर डैम्स जो हैं हमारी कंट्री में पाए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो इवन लोअर एंड लार्जर डैम्स भी हमारी कंट्री में पाए जाते हैं। अगर एग्जांपल के तौर में मैं बात करूँ तो कृष्णा राजा सागर डैम जो है ये बनाया गया 1931 में। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, 90 ईयर्स ओल्ड पुराना है। उसी की तरह मेतूर डैम जो है 1934 में बनाया गया, 87 ईयर ओल्ड पुराना है। ठीक है, और ये बोथ जो रिजर्वियर्स है ये लोकेटेड कहाँ पे है? कावेरी रिवर बेसिन। तो कावेरी रिवर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड रिवर है। कौन कौन सी स्टेट्स के बिटवीन है बताइएगा, काफ़ी बार मैंने डिस्कस भी किया है और आप लोगों की रिवीजन भी हो जाएगी इसके चलते। ठीक है, तो जो मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ उसके आंसर ज़रूर दीजिएगा। कावेरी रिवर जो डिस्प्यूट है कौन कौन सी स्टेट्स के बिटवीन है। अब बात करते हैं यहाँ पे गांधी सागर डैम के बारे में, जो न्यूज़ में है, जो कैग के द्वारा बोला गया है कि इसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो 5 वाटर रिजर्वियर्स हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस का इसको दर्जा दिया गया है गांधी सागर डैम को। और गांधी सागर डैम जो है ये बनाया कब गया? 1960 में बनाया गया। तो ये प्रोवाइड करवाता है, डैम जो है ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाता है सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स को, यानी कि जैसे राजस्थान की, और जनरेट करता है 115 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
और इसका ब्रीच भी कई बार हुआ है सेवरल टाइम्स रिसेंट ईयर्स में भी अगर देखें तो, क्योंकि ये कारण भी बना है फ्लडिंग का, यानी कि बाढ़ भी बहुत बार आई है इसके चलते डाउनस्ट्रीम एरियाज़ में, जो आसपास वाले एरियाज़ है, विलेजेस है, गाँव में, ठीक है। तो इशू क्या है कि बहुत ज़्यादा जो एजिंग हो रही है डैम्स की, ठीक है, यानी कि बहुत पुराने डैम हैं, तो इसके कारण जो है क्या क्या दिक्कतें होती है, इश्यूज़ क्या क्या हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले तो बात ये है कि बिल्ट अकॉर्डिंग टू रेनफॉल पैटर्न, जो डैम जो बनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू रेनफॉल पैटर्न से बनाना चाहिए कि कितनी रेनफॉल जो है उस एरिया में होनी है, उसके अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटी भी वहाँ पे जो है कैपेसिटी भी देखनी चाहिए, ठीक है। इंडियन डैम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, बिल्ड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू रेनफॉल पैटर्न, ठीक है, पास्ट डिकेड से। तो इराटिक रेनफॉल क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इराटिक एयरफॉल्स होती है, जैसे पैटर्न लाइक जैसे इंक्रीज हो रही है, एक ही एरिया में क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन कई बार इंक्रीज हो रही है और कई बार डिक्रीज हो रही है। प्रेसिपिटेशन यानी कि जो बारिश है एक ही बार में बहुत ज़्यादा हो रही है एक सीज़न में, और एक सीज़न में बहुत कम हो रही है, ठीक है। इराटिक रेनफॉल पैटर्न्स कैन मीन बोथ एन इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ अमाउंट्स, ठीक है। प्रेसिपिटेशन यानी कि जो बारिश है वो जो है बारिश, प्रेसिपिटेशन हम बारिश को बोलते हैं, ठीक है, वो एक सीज़न में बहुत ज़्यादा हो रही है और एक सीज़न में बहुत कम हो रही है, ठीक है। तो इसको इराटिक रेनफॉल पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो इराटिक रेनफॉल पैटर्न जो है रिसेंट ईयर्स में तो काफ़ी वनरेबल रहा इस एरिया में, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में। गवर्नमेंट जो है इक्विपाइंग करेगी डैम्स को, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो प्रॉपर वे से होना चाहिए, जैसे कि रेनफॉल अलर्ट प्रॉपर वे में होना चाहिए। अगर फ्लड आने के चांसेस है वो अलर्ट कर देना चाहिए उस एरिया में, ताकि लोग जो हैं वो प्रिपेयर हो जाए और उस जगह को छोड़ के चले जाए, ताकि वो जान मान की हानि ना हो, ठीक है। हालांकि फ्लड जब आता है तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और साथ ही साथ जो फार्मर के कैटल्स होते हैं वो उनकी भी जान चली जाती है, ठीक है। तो बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलता है। इमरजेंसी प्रिपरेशन एक्शन प्लान जो है वो एडवांस में ले लेने चाहिए। अगर रेनफॉल अलर्ट की बात करें तो, फ्लड अलर्ट की बात करें तो अवॉइड जो किया गया है ये सारी चीज़ें जो हैं, तो कई बार इसको अवॉइड भी किया गया, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। डिक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, अब जो डैम्स हैं उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज होती जा रही है। पुराने जो डैम्स हो गए हैं उसके अगर कैपेबल देखें तो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो डैम्स एज जो है सॉइल क्या कर रही है, उसके तहत सॉइल क्या हो रही है, रिप्लेस हो रही है वाटर रिजर्वियर के साथ साथ, ठीक है। उसी के साथ स्टोरेज कैपेसिटी जो है कैन नॉट बी क्लेम्ड टू बी द सेम एज इट वे 1900s एंड 1950s। स्टोरेज स्पेस जो है इंडियन रिजर्वियर्स की, उसका रेट जो है फास्टर देन है एंटिसिपेटेड, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें इराटिक रेनफॉल होती क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर डाउट होगा प्लीज़ बताना। फ्लोड डिज़ाइन का मतलब क्या रहता है कि जो डिज़ाइन किए गए हैं हमारे डैम्स जो हैं, ठीक है, उनकी जो स्टडी है वो प्रॉपर वे से होनी चाहिए कि डिज़ाइन कैसे करना है, विलेज जो है उनको ना इम्पैक्ट पड़े अगर फ्लड आ गया, ठीक है, अगर बांध टूट गया तो कई ज़्यादा विलेजेस जो हैं वो उसमें डूब जाते हैं, तो जान मान की हानि तो होती है, कैटल्स भी मर जाती है, खेती जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी सारा जो क्रॉप वगैरह उगाई होती है फार्मर्स ने, ठीक है, वो भी सारी बर्बाद हो जाती है। तो काफ़ी ह्यूज जो है वो लॉस देखने को मिलता है, ठीक है। इंडियन रिजर्वियर्स जो है डिज़ाइन विद अ पुअर अंडरस्टैंडिंग, जो रिजर्वियर्स बना रखे हैं ना, तो वो जो डिज़ाइन कर रखे हैं पुअर अंडरस्टैंडिंग है। सेडिमेंटेशन साइंस जो है यहाँ पे देखने को मिला। हाई सिल्टेशन रेट क्या है, ये रेफर करता है बोथ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सेंडिमेंट्स, ठीक है। सेंडिमेंट्स यानी कि जो रेत वगैरह रहती है, पत्थर छोटे छोटे रहते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज एक्यूमुलेशन जो टेम्परेरी और परमानेंट रहता है। फाइन सेडिमेंटेशन जो बॉटम रहते हैं अनडिजायरेबल है, ठीक है। इसका कॉन्सिक्वेंस यानी कि रिजल्ट क्या निकल के आता है, इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा किस पे पड़ता है, फूड सिक्योरिटी पे, ठीक है। तो जब सॉइल रिप्लेस होती है वाटर के साथ, ठीक है, रिजर्वियर में, तो सप्लाई गेट चॉक, ठीक है। तो इससे क्या रहता है कि जो सॉइल है वो रिप्लेस होके चली जाती है, यानी कि सॉइल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण खेती जो है वो नामात्र होती है, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इससे। और जो क्रॉप्ड एरिया है, ठीक है, तो रिसीविंग लेस एंड लेस वाटर, यानी कि क्रॉप्ड एरिया जो है स्पेशली जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी होनी है वहाँ पे पानी जो है बहुत कम पहुँचता है, जिससे प्रॉपर वे से क्रॉप जो है खेती वगैरह नामात्र ही मान सकते हैं उसको, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट और किस पे पड़ता है, फार्मर्स की इनकम के ऊपर पड़ता है। अगर
प्रॉपर वे से किसी लैंड के ऊपर खेती नहीं की जा रही है तो लॉस होगा, फार्मर को होगा, ठीक है। तो क्रॉप यील्ड सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है सीवियरली, और डिसरप्ट होता है किसकी, फार्मर्स की इनकम, और साथ ही साथ इंक्रीज होती है फ्लड की जो सिचुएशन है वो, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नीड यानी कि क्या क्या ज़रूरत है हमें डैम को सेव करने के लिए। तो सेफ गार्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों की लाइफ को बचाना, ठीक है। जो एजिंग हो रही है यानी कि जो डैम जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हो रहे हैं, उसको रिपेयर करना, ठीक है। तो लोगों की लाइफ को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सेफ गार्डिंग इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, उसको प्रॉपर वे से करना है, ठीक है। सेफ्टी जो है डैम्स की उसको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सेफ गार्डिंग। ह्यूज पब्लिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। क्रिटिकल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहता है। टैकल करना है स्पेशली इंडिया का वो जो वाटर क्राइसिस है, तो डैम की सेफ्टी जो है ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो सिनेरियो देखने को मिलता है इंडिया की वाटर क्राइसिस को लेके। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, ठीक है, आज के टाइम में तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, क्योंकि हम जो हैं चाइना से पीछे हैं बस, ठीक है, पॉपुलेशन के मामले में, यानी कि हमारी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, सेकंड नंबर पे है, ठीक है। तो अभी जो ग्रोइंग पॉपुलेशन हो रही है उसकी वजह से पानी जो है उसकी कमी भी देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज के भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो इन सबको साथ लेके चलना है, यानी कि इन सब जो है सेफ गार्ड कैसे करना है, सेफ गार्ड इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, और वाटर क्राइसिस को कैसे टैकल करके चलना है, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर बात करें कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इससे रिलेटेड, जैसे डैम सेफ्टी बिल 2019 लाया गया, राज्यसभा के द्वारा रिसेंटली पास किया गया डैम सेफ्टी जो बिल है 2019 का, और साथ ही साथ डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है फेज़ 2 इसका क्या किया गया, लॉन्च किया गया। अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या रहता है कि लोगों की सेफ्टी यहाँ पे देखना डैम के चलते, ठीक है। तो इंश्योर करना डैम सेफ्टी को, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इन सब चीज़ों में कि क्या क्या चीज़ें जो हैं सेफ्टी के लिए यूज़ की जा रही हैं। ज़रूरत है रेगुलर इंटरवल्स की, यानी कि अपग्रेड। अगर यहाँ पे डैम जो है उसकी हालत खस्ता हो रही है तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि अब इसको रिपेयर करना है, ठीक है, अपग्रेड करना है चीज़ों को, तो रेगुलर इंटरवियर अपग्रेड होना चाहिए बेसिकली डैम का, ठीक है। तो इन्वायरमेंट चेंजेस जो हैं जैसे कि सिल्टेशन एंड रेनफॉल पैटर्न जो है उसके चलते भी सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इम्प्रूव करके चलनी है, ठीक है। इंडिया जो है एवरी रिवर मल्टीपल डैम्स, यानी कि हमारी कंट्री में जो है एक रिवर पे बहुत सारे डैम्स बने हुए हैं, ठीक है। तो वेरी अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम्स डैम नीड्स टू बी प्लेस इंश्योर डैम सेफ्टी एंड ऑपरेशन। उसके चलते हमें जो है डैम सेफ्टी रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मल्टीपल डैम्स जो हैं पर्टिकुलर रिवर पे बिल्ड किए गए हैं, जिसके कारण फ्लड की भी काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन बनी रहती है। अगर बांध टूट गया तो बहुत ज़्यादा लॉस जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इससे रिलेटेड वो मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया कौन सा है? कलानाई डैम तमिलनाडु में है, और ये कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है? ये कावेरी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, लोकेशन तमिलनाडु में है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट कब किया गया? 100 BC टू 100 AD में, ठीक है। तो हाईएस्ट डैम कौन सा है हमारे इंडिया का? वह है टिहरी डैम, ठीक है, उत्तराखंड में है ये। तो हाइट यहाँ पे देख सकते हैं इसकी 260 मीटर्स है, लेंथ इसकी 575 मीटर्स है। कौन सी रिवर के ऊपर है? ये भगीरथी रिवर के ऊपर है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लोकेशन इसकी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ठीक है। 2006 में फर्स्ट फेज में इसको कंप्लीट किया गया था। और बात करते हैं लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है हमारी कंट्री का, वो है हीराकुंड डैम, तो उड़ीसा में है ये। टोटल लेंथ इसकी 25.79 किलोमीटर है। लेंथ ऑफ मेन डैम अगर देखें तो 4.8 किलोमीटर है। कौन सी रिवर के ऊपर है? ये महानदी रिवर के ऊपर है, उड़ीसा में ये सिचुएटेड है, और 1953 में इसको कंप्लीट किया गया था, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लार्ज डैम कौन सी स्टेट में है? वो महाराष्ट्र में है। टोटल 1845 डैम्स हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में 905 डैम्स पाए जाते हैं, ठीक है, और गुजरात में 666 है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ अपने नोट्स में इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। तो बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो आने वाले एग्जाम्स में भी चांसेस हैं कि क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब कैग की रिपोर्ट आई है, तो कैग के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, कुछ स्टैटिक पार्ट जो है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड के साथ हम लोग चलेंगे, ओके।
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग, ये क्या करते हैं, ये ऑडिट करते हैं गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ पे खर्च किया है, ठीक है। तो अगर कहीं घपला हो रहा है तो उसकी भी निगरानी रखते हैं, ठीक है, जिसको हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। और ये वॉच डॉग का काम करते हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी कि और कौन कौन से वॉच डॉग हैं, ठीक है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं आज के टाइम में ये कैग की पोस्ट पे बैठे हैं, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखिएगा इनको, ठीक है। इनके द्वारा रिप्लेस किसको किया गया था, ये किया गया था राजीव महर्षि को रिप्लेस किया गया था, यानी कि इनसे पहले राजीव महर्षि थे। तो इनका टेन्योर था, इनका जो टेन्योर है अब 20 नवंबर 2024 तक रहेगा गिरीश चंद्र मुर्मू जी का, ठीक है। और ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये एक संवैधानिक बॉडी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि हमारे संविधान में इसका मेंशन है। तो आर्टिकल 148 याद रखिएगा, ये किससे रिलेटेड है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑफिस है कैग का, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडिया का। रिलेटेड ये कैग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आर्टिकल 149 से 151 तक जो है कैग के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ड्यूटीज़ एंड पावर्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट एंड ऑडिट रिपोर्ट्स जो देखती है कैग, ठीक है। आर्टिकल 279 जो है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड एक्सेट्रा। एंड थर्ड शेड्यूल जो है, टोटल हमारे 12 शेड्यूल्स हैं, उसमें से जो थर्ड शेड्यूल है ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में वहाँ पे बात की जाती है, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे फैक्ट हैं, ठीक है। यानी कि ऑथ एंड अफर्मेशन जो है कैग भी उसमें शामिल है, ओके। 6th शेड्यूल की बात करें तो, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज जो हैं, स्पेशली असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, तो उसमें भी इनके द्वारा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है, ठीक है। अगर बात करें, ये हेड होते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के, और क्रिएट कब किया गया था, इसको 1953 में क्रिएट किया गया था, 1753 में इसको क्रिएट किया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये गार्डन की तरह काम करते हैं, यानी कि एक रक्षक की तरह काम करते हैं, पब्लिक पर्स यानी कि गवर्नमेंट का जो पर्स रहता है उनके रक्षक रहते हैं, और कंट्रोल करते हैं एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम हमारी कंट्री का, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, ठीक है। साथ ही साथ ये बुलवॉक है, बुलवॉक यानी कि वॉच डॉग हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है, ये वन ऑफ द वॉच डॉग हैं। और अदर वॉच डॉग कौन कौन से हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, और यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिनकी आप तैयारी करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो 4 वॉच डॉग्स हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन कौन से हैं, कैग है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, और साथ ही साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, पार्लियामेंट जो है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो रहता है सिक्योर करने का काम करते हैं थ्रू ऑडिट रिपोर्ट जो आती है कैग की, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर बात करें इनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। तो इनकी जो एज है 65 यहाँ पे डिफाइन कर रखी है, और 6 ईयर इनका टेन्योर रहता है, ठीक है। यानी कि 65 से पहले अगर इनके 6 साल कंप्लीट हो गए तब भी इनकी जो है यहाँ पे पोस्ट जो है इनकी रिप्लेस कर दी जाएगी, किसी और को अपॉइंट कर दिया जाएगा, ठीक है। कैग जो है रिमूव किसके द्वारा किए जा सकते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किए जा सकते हैं, याद रखिएगा। अपॉइंट किसके द्वारा करते हैं, अपॉइंट कौन करता है इनको, प्रेसिडेंट करते हैं। रिमूव कौन करता है, ऑल्सो प्रेसिडेंट करते हैं। बट जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है वैसे कैग को ही हटाया जाता है, ठीक है। तो इट डज नॉट होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर अदर वर्ड्स में बोले तो प्रेसिडेंट के द्वारा इनको रिमूव किया जाता है, एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है हाउस में, ठीक है, चाहे वो राज्यसभा में पास कर दिया जाए रेजोल्यूशन, चाहे वो लोकसभा में, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके अलावा बात करें तो स्पेशल मेजॉरिटी यहाँ पे डिफाइन की जाती है 2/3 की, ठीक है। तो एदर ग्राउंड ऑफ प्रूफ, अगर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी अगर प्रूव हो जाए इनके खिलाफ तो इनको इनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अदर रिलेटेड पॉइंट्स जो हैं इनसे रिलेटेड, अगर ये एक बार कैग की पोस्ट पे बैठ गए तो फर्दर अपॉइंटमेंट इनकी नहीं की जा सकती, ठीक है। नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस एदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट, ठीक है, आफ्टर ही चीजेज टू दी होल्ड हिज ऑफिस, ठीक है। सैलरी और अदर सर्विसेज कंडीशंस जो हैं इनकी डिटरमाइन की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है।
और साथ ही साथ इनकी सैलरी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही निकल के आती हैं, ठीक है। और बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं ऑफिस के कैग के, इंक्लूडिंग इनकी सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशंस ऑफ पर्सन्स, ठीक है, तो चार्ज किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 260 जो 67 है, ठीक है, याद रखिएगा, आई थिंक 266 है, तो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, तो मेरे को भी बता दीजिएगा, एक माइंड में एक बार आ नहीं रहा, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, कौन सी आर्टिकल के अंडर है बताइएगा इनमें से। तो ये सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि वोट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ये पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं बट ये वोट नहीं कर सकते हैं, सुन सकते हैं सारी हियरिंग वगैरह, बट ये वोट नहीं कर सकते, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश की, बात की जा रही थी गांधी सागर डैम की, तो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इसको स्टेट बाउंड्री टच करती है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है डिफॉरेस्टेशन इन कैरेडो। कैरेडो एक पर्टिकुलर एरिया है, कहाँ पे है ये साउथ अफ्रीका में एरिया है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका में एरिया है। यहाँ पे ब्राज़ील है, ब्राज़ील से नीचे आपको ये पार्ट देखने को मिलेगा कैरेडो। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन काफ़ी ह्यूज तौर पे हुआ, हाईएस्ट लेवल यहाँ पे देखने को मिला डिफॉरेस्टेशन का। अब डिफॉरेस्टेशन क्या होता है उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ को काटना, ठीक है, एक पर्टिकुलर जंगल है, जंगल में पेड़ हैं, उनको काटा गया है, डैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाना, ठीक है, तो याद रखिएगा ये। तो कटिंग डाउन और बर्निंग ऑफ ट्रीज, ट्रीज को काटना और ट्रीज को जलाना किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, डैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। तो उससे क्या होता है, स्पेशली एनिमल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, उनका जो नेचुरल हैबिटेट रहता है वो लॉस हो जाता है डिफॉरेस्टेशन के कारण, ठीक है। अगर उनके घर ही हम तोड़ देंगे, बेचारे एनिमल्स, पंछी जो हैं, बर्ड्स जो हैं, वो कहाँ जाके रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो हरकतें की जाती हैं एक ह्यूमन के द्वारा ही की जाती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्टिकुलर न्यूज़ में क्यों है, तो ये तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको कि डिफॉरेस्टेशन जो है उसके कारण जो है कैरेडो में काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब देखने को मिली, स्पेशली फॉरेस्ट में। तो हाईएस्ट लेवल का डिफॉरेस्टेशन हुआ 2015 से, ये चला आ रहा था। तो प्रमोटिंग जो साइंटिस्ट हैं, तो उनके द्वारा एक अलार्मिंग कंडीशन यहाँ पे रेज की गई है कि अभी भी सुधर जाओ, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत सारी, जैसे कोरोना वायरस जो आया है इसी के कारण तो आया है, ठीक है। तो हमने एनिमल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किए हैं एक ह्यूमन ने, तो उसी का इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। ओके, तो वर्ल्ड मोस्ट स्पीसीज जो रिच सवाना है, सवाना क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये देखिए इस पिक में देखिए, सवाना एक वो रहती है, स्पीसीज़ रहती है एक प्लांट की, ठीक है। जैसे ये आपको लैंड देखने को मिल रहा है, यानी कि फॉरेस्ट है, कई जगह आपको प्लेन एरिया और कई जगह आपको पेड़ देखने को मिल रहे हैं। ये पेड़ जो हैं ये सवाना प्लांट की कैटेगरी है, ठीक है, स्पीसीज़ हैं, तो इसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो रिच स्पीसीज़ जो थी सवाना की वो काफ़ी ज़्यादा हार्म हुई इसमें। तो अर्लियर अगर देखें तो पाया गया कि जो एरिया है डिफॉरेस्टेड किया गया, ब्राज़ील वाला जो है अमेज़ॉन जो एरिया है, 15 ईयर हाई आफ्टर 22% जंप हुआ, स्पेशली 2022 में, ठीक है। हमने देखा होगा अमेज़न फॉरेस्ट जो था ये भी न्यूज़ में था, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस फॉरेस्ट में आग लग गई थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा एनिमल्स जो हैं उनकी जान चली गई थी, ठीक है। कैरेडो जो है ये फैला हुआ है ब्राज़ील के सेवरल स्टेट्स वाले एरिया में, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये ब्राज़ील का पूरा पार्ट है, ठीक है। तो ये कैरेडो जो है ये ब्राज़ील के कई सारे स्टेट्स में फैला हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो ये वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सवानास यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अपसाइड डाउन फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, डीप रूट प्लांट यहाँ पे हैं, ठीक है, जो ग्राउंड के अंदर जो हैं वो सिंक्ड हैं, ठीक है। सेवरल सीजनल ड्रॉट्स यानी कि सूखा देखने को मिलता है, और फायर्स की भी सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो कैरेडो जो है ये मेजर कार्बन सिंक है और हेल्प करता है क्लाइमेट चेंज की कंडीशन को ख़त्म करने के लिए। डिस्ट्रक्शन की अगर बात करें जो ट्रीज़ की, ग्रासेस के और अदर प्लांट्स की गई कैरेडो में, और ये मेजर सोर्स भी थे स्पेशली ब्राज़ील के लिए ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन का, ठीक है। और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा डेंसली फॉरेस्ट जो यहाँ पे पहले प्रेजेंट थे, अब उनका लॉस हो चुका है, यानी कि ख़त्म हो चुके हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कंडीशन जो है एनिमल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और मोर फेमस अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है इसका बॉर्डर जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, ये अमेज़न फॉरेस्ट है और ये कैरेडो है, ठीक है।
साइंटिस्ट के द्वारा ब्लेम किया गया है गवर्नमेंट को कि वो एनकरेज कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन को, कि पेड़ काटे जाएं, ठीक है, और डेवलपमेंट किया जाए, कहीं ब्रिज बनाए जाए, बिल्डिंग्स बनाए जाएं, होटल्स बनाए जाएं। उसके कारण क्या कर रहे हैं, एनिमल्स की लाइफ जो है वो हार्म हो रही है, ठीक है, उनका जो हैबिटेट, पर्टिकुलर हैबिटेट एरिया है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है, उसके कारण जो है एनिमल्स जो है सिटीज़ में एंटर कर रहे हैं, फिर उनको मारा जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिल रही है, ठीक है। प्रो जो डेवलपमेंट रियोट्रिक जो सिचुएशन है उसके कारण जो है डिफॉरेस्टेशन को एनकरेज करने की यहाँ पे बात की गई है साइंटिस्ट के द्वारा, कि एनकरेज किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि डिफॉरेस्टेशन किया जाए, पेड़ काटे जाए, ताकि हम डेवलप कर सकें चीज़ों को, ठीक है, डेवलपमेंट के नाम पे। तो इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट जो है रोलिंग बैक के लिए सारी चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड़ जो है इसमें आग लग रही है, ठीक है। तो ये जो एरिया है सवाना, आप बोल सकते हैं सवाना की स्पीसीज़ हैं, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। ये यहाँ पे आप फॉरेस्ट देख सकते हैं और यहाँ पे जो है प्लेन लैंड है। क्लियर? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर बात करें सवाना के बारे में, सवाना जो है स्पेल्ड इसको यानी कि इसको बोलते हैं सवाना भी बोलते हैं, और ये वेजिटेशन टाइप है, ग्रो होती है अंडर हॉट सीजनली ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन में, ये यानी कि ग्रो अप होती है, ठीक है। ओपन ट्री कैनोपी है ये, ठीक है, स्कैटर्ड ट्रीज़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस टॉल ग्रास यहाँ पे होती है इसके चलते। वेजिटेशन लेयर बिटवीन द फॉरेस्ट कैनोपी एंड द ग्राउंड। लार्जेस्ट एरिया जो है सवाना का वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि सवाना जो है हमारी कंट्री में भी इसकी स्पीसीज़ पाई जाती है, ठीक है। तो अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, म्यांमार जिसको बर्मा के नाम से जानते हैं, थाईलैंड, ठीक है, एशिया में भी ये पाई जाती है, और मेडागास्कर वाले रीजन में भी, ठीक है। तो म्यांमार और इंडिया वाला रीजन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। फोना का मतलब क्या रहता है, एक होता है फोना, एक फोना एंड फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा का मतलब यानी कि प्लांट्स की स्पीसीज़, फोना यानी कि एनिमल्स की स्पीसीज़। तो यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं सवाना वाले रीजन में, ठीक है, तो यहाँ पे मैमल्स, लैंड मैमल्स यानी कि स्तनधारी जो एनिमल्स होते हैं, इंक्लूडिंग एनिमल्स, जिराफ, जिब्रा, राइनोकॉरेसिस, ठीक है। अदर एनिमल्स जो हैं बैबून्स, क्रोकोडाइल्स एंड एंटीलोप्स यहाँ पे पाए जाते हैं। मैनी ऑफ सवाना जो बायोमी एनिमल्स हैं, ठीक है, यानी कि कुछ वो एनिमल्स हैं जो क्या खाते हैं, प्लांट्स वगैरह खाते हैं, जो हार्बीवोरस हैं, ठीक है। तो माइग्रेट होके आते हैं थ्रू दी रीजन। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, अगर फिर भी डाउट होगा तो बताना ज़रूर, ठीक है। इस मैप में आप देखिए तो सवाना वाला रीजन जो है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इंडिया भी है इसमें। यहाँ पे सवाना की जो स्पीसीज़ पाई जाती है इंडिया में पाई जाती है, अफ्रीका वाले, यूरोप, एशिया, ठीक है, यानी कि इसमें सेंट्रल एशिया में भी ये जो है सवाना की प्लांट स्पीसीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा मैप कहाँ कहाँ पे ये स्पीसीज़ जो हैं पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है एनएसओ के द्वारा। एनएसओ के द्वारा यानी कि नेशनल स्टैटिक्स जो ऑफिस है उनके द्वारा एस्टिमेट लगाया गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 22 रहेगा, यानी कि ये वाला साल जो रहेगा, इसमें जीडीपी ग्रोथ जो है वो 9.2 बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये एस्टिमेट लगाया गया है एनएसओ के द्वारा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी टेक्निकल रिसेशन भी देखने को मिला था। अब टेक्निकल रिसेशन क्या होता है, 2 क्वार्टर्स के बीच में जो ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है, उसको टेक्निकल रिसेशन बोला जाता है, ठीक है। तो कोविड-19 का इम्पैक्ट जो है इस पे काफ़ी ज़्यादा पड़ा इसके चलते, तो टेक्निकल रिसेशन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, ठीक है। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीडीपी क्या होती है, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में किसी भी कंट्री की फिजिकल बाउंड्री में एक साल में प्रोड्यूस होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, उसको काउंट किया जाता है एज ए जीडीपी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो 7.3 जो है वो लास्ट ईयर रही थी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा ये सारी बातें की गई हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है उसको फाउंड किया गया 2 मई 1951 में, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम जो था वो था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो 1956 में इसका नाम जो है वो चेंज किया गया सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। फिर आगे जाके फिर इसको रीनेम किया गया। तो आज के टाइम में हम क्या बोलते हैं, इसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बोलते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। अगर रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर की बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह है, मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो काफ़ी ज़्यादा ये मिनिस्ट्री न्यूज़ में भी रहती है, ठीक है। पेरेंट डिपार्टमेंट की बात करें, यानी कि पेरेंट मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके मिनिस्टर ज़रूर याद रखिएगा जिनका नाम है राव इंद्रजीत सिंह, ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।
यहाँ पे बात की जा रही है कि कोई भी लॉकडाउन नहीं लगेगा दिल्ली में, ठीक है। बट कुछ चीज़ों पे पाबंदियाँ लगाई गई हैं दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, वो स्टार्ट किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है आने वाले टाइम में स्पेशली लेबरर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए भी, उनके मन में भी डर है कि अब फिर से वही सिचुएशन ना हो जाए, ठीक है। बट कौन कौन सी चीज़ें बंद की गई हैं दिल्ली में? ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिसेज, किसको छोड़ के? एसेंशियल एंड इमरजेंसी सर्विसेज के ऑफिसेज है उसको छोड़ के बाकी जो हैं वो क्लोज्ड रहेंगे। छूट किस किस को दी गई है? जो ऑफिशियल इन्वॉल्व इन एसेंशियल एंड इमरजेंसी सर्विसेज को, प्राइवेट मेडिकल पर्सनल सच एज डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, ठीक है, पैरामेडिक, केमिस्ट, इनके जो मेडिसिन की जो शॉप्स रहती है वो खुली रहेंगी, ठीक है। जजेस, जुडिशियल ऑफिस, कोर्ट स्टाफ एंड जो लॉयर्स हैं, ठीक है, वो केस की हेयरिंग के लिए जो है ये भी चीज़ें जो हैं ये अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें जो हैं, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन एंड पेशेंट जो है उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए भी जो है हॉस्पिटल, जो क्लिनिक वगैरह वो ओपन रहेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है जो एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं उनके लिए भी जो है चीज़ें ओपन की गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया पर्सनल के लिए भी, और साथ ही साथ अगर मैरिज के बारे में बात करें तो 20 लोग ही यहाँ पे अलाउ किए गए हैं मैरिज को अटेंड करने के लिए, ठीक है। यानी कि मैरिज में जो है पर्टिकुलर टोटल पर्सन रहेंगे वो ओनली 20 रहेंगे। यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये बातें की गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स फॉर 2020, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके द्वारा विनर्स को अनाउंस किया गया है, विनर स्टेट्स को। उत्तर प्रदेश इसमें बेस्ट स्टेट रही है वाटर कंजर्वेशन अवार्ड्स को लेके। तो नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। उसके बाद राजस्थान सेकंड पोजीशन पे रही है, तमिलनाडु थर्ड पोजीशन पे। मुजफ्फरनगर जो है उत्तर प्रदेश का, मुजफ्फरनगर के द्वारा बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड यहाँ पे रिसीव किया गया है इन द नॉर्थन जोन, ठीक है, नॉर्दर्न जोन। और साथ ही साथ शहीद भगत सिंह नगर पंजाब को जो है सेकंड अवार्ड दिया गया है रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। शहीद भगत सिंह नगर को और किस नाम से जानते हैं पंजाब में, तो ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। डिटेल में मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, स्टैटिक पार्ट भी जो है वो भी डिस्कस किया है करंट के साथ साथ, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।